उसमें, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी डूइंग द एक्सटेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। सो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को बेसिकली अलग अलग चीज़ों में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हम अभी ट्राइंगल्स में अप्लाई करेंगे, देन वी विल अप्लाई टू बेसिकली स्लोप्स, ठीक है, जो आप बहुत कुछ उसका पढ़ चुके हैं। अभी ट्राइंगल्स में जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमने देखा सेंट्रॉइड कैसे निकालना है, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 अपॉन y3 प्लस हम मीडियंस के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। मीडियंस मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट साइड को, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अप्लाई करेंगे किसमें? ट्राइंगल्स में। और ट्राइंगल्स में पहला सिस्टम जो है हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स निकालेंगे, ठीक है, सेंटर्स। तो पहला आपका होगा आपका सर्कम सेंटर। सो व्हाट इज बेसिकली अ सर्कम सेंटर? सर्कम सेंटर वो चीज़ होती है जो भाई साहब समझ लो, अगर कोई ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर लेट्स से हमने कोई ट्राइंगल, मतलब हर एक ट्राइंगल का अपना एक भाई साहब सर्कम सर्कल रहेगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे हो गया आपका ए, बी और ये हो गया आपका सी, ठीक है। और लेट्स से ये पॉइंट हो गया आपका ओ, विच इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। चलो, तो अगर हमने भाई साहब ओ को हम थोड़ा सा और साइड में ले लेते हैं, लेट्स से ये हो गया आपका ओ, दिस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ये सेंटर हो गया ट्राइंगल का। लेट्स से हमने यहाँ पे क्या किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, पहली बात तो सर्कम सेंटर है क्या, तो मतलब ओ बी, ओ ए और ये ओ सी, ये तीनों भाई साहब आपके बराबर होंगे। तो डिस्टेंस ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी। तो सर्कम सेंटर वो होता है जहां पे, और एक ट्राइंगल का एक ही सर्कल होगा, ठीक है। मतलब आपके जितने भी वर्टिसेस होंगे वो सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। एंड ऑल दीज वर्टिसेस विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। तो हमको भाई साहब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। सो लेट्स से a x1 y1 हो गया, ठीक है, b हो गया आपका लेट्स से x2 y2 एंड c हो गया लेट्स से आपका x3 y3, ठीक है, x3 y3। सो दीज आर बेसिकली, और हमने क्या किया यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लेट्स से ड्रॉप कर दिया, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने इस पे, ठीक है। और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली एक्सटेंडिंग दिस लाइन, ठीक है। सो आपका ये हो गया D और ये हो गया आपका E, ठीक है। एक्सटेंड AO टू E इंटरसेक्टिंग BC at E, ठीक है। एक्सटेंड AO टू E एंड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर OD, ड्रॉप परपेंडिकुलर OD टू BC, ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी हमको किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं? ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसका तरीका क्या है कि भाई साहब हम पहले फाइंड आउट करेंगे ई का कोऑर्डिनेट, ठीक है। ई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, और ई का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमको अगर ये वाला रेशियो मालूम हो, कौन सा? BE/EC वाला रेशियो मालूम हो, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से हमको इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। तो अगर BE और EC का हमको रेशियो मालूम है तो हम mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा आएगा भाई साहब E का कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम क्या करेंगे? AO/OE निकालेंगे, ठीक है। AO/OE निकालेंगे क्योंकि हमको E का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। तो अभी हम m इंटू x2 प्लस nx1 अपॉन वही चीज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, ठीक है। तो हमारा पहला भाई साहब, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E के लिए हमको बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ E फाइंड करने के लिए हमको BE/EC फाइंड आउट करना है। तो लेट्स फाइंड आउट BE/EC। BE/EC को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ BE बाई हाफ ऑफ EC लिख सकते हैं, बोलो। दोनों को ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको आगे चल के क्या लिख सकते हैं, बोलो? हाफ ऑफ BE इंटू OD लिख सकते हैं, अपॉन हाफ ऑफ EC इंटू OD लिख सकते हैं, बोलो। OD से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो, हाफ ऑफ BE, यहाँ पे आपका BE और ये OD, तो ये क्या हो जाएगा?
एरिया ऑफ ट्राइंगल OBE, ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OBE। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर और ये इसका बेस कौन सा EC और ये परपेंडिकुलर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OEC और OCE हम लिख सकते हैं, बोलो सब, ठीक है। ओके, ये हो गई हमारी बात। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द सर्कल पार्ट, ठीक है। सर्कल में कैसा होता है, देखो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज हाउ मच, ये वाला देखो एंगल कितना है C, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो 2C, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है बोलो A, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, दिस एंटायर एंगल विल बी 2A, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है बोलो B, तो दिस एंटायर एंगल विल बी 2B, ठीक है, दिस एंटायर एंगल विल बी 2B। अभी हम आते हैं, तो ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, दिस इज समथिंग अंडरस्टूड। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल्स अगर हम देखेंगे OBD और भाई साहब OCD और OCD, ट्राइंगल OBD और OCD, इसमें OB और OC बराबर, ठीक है, OD और OD बराबर, और परपेंडिकुलर सबटेंडेड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, मतलब BD और CD बराबर। तो आपका तीनों साइड इसके, तीनों साइड इसके बराबर, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंट बाय S, ठीक है, क्लियर है, S तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल BOD, ये वाला देखो BOD और ये वाला देखो COD विल बी इक्वल टू एंगल COD कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब 2A का हाफ, मतलब हो जाएगा एंगल A। आर वी क्लियर? तो हम यहाँ पे इसको अलग से मार्क करके रखते हैं। लेट्स से ये हो गया A और ये हो गया आपका A और A, समझ में आ रहा है? ये पूरा एंगल है 2A और ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल A, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ अभी इसके पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, देखो हमको एक और चीज समझना है। जैसे अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं ट्राइंगल OBE, ठीक है, तो ट्राइंगल OBE का एरिया, और ये कैसे लिख रहे हैं वो भी हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल OBE के एरिया को क्या लिख सकते हैं बोलो, हाफ ऑफ देखो आर्म्स ऑफ द ट्राइंगल दैट इज OB एंड OE इनटू साइन ऑफ एंगल BOE। सिमिलरली इसका भी हम क्या लिख सकते हैं बोलो, हाफ ऑफ OD इंटू OC, OD यहाँ पे OB इंटू OE था ना, अच्छा हाँ, हाफ ऑफ, सॉरी OD क्यों होगा यहाँ पे, हाफ ऑफ OE इंटू OC, ठीक है, हाफ ऑफ OE इंटू OC इंटू साइन ऑफ दिस एंगल। देखो BO और OE, OB और OE, और इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो एंगल BOE, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखो OE और OC, इनके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है बोलो, EOC या COE, एंगल साइन ऑफ एंगल COE। इसको हम थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हम एक सेकंड पीच पे इसको प्रूव कर लेते हैं। लेट्स से कोई ट्राइंगल है, लेट्स से ये आपका एक ट्राइंगल है, हम यही ऐसा ही चीज ले रहे हैं ना यहाँ पे। तो लेट्स से आपका यहाँ पे ये हो गया O, देन वी हैव अ B हियर, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट। सो वी हैव बेसिकली ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके रखा हुआ है जिसका वैल्यू है, ये परपेंडिकुलर में ड्रॉप करके रखा हुआ है, और जिसका ये है D और ये हो गया आपका E। आर बी क्लियर ऑन दिस? नहीं, C नहीं है, हम ये वाली की बात कर रहे हैं। देखो O, B, D और ये E, C को रहने देते हैं अभी, ठीक है। व्हाट आई वांट टू प्रूव हियर इज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल OB, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू OB इंटू OE इंटू साइन ऑफ एंगल BOE, ठीक है। हम इसको लेकर ही चलते हैं, ठीक है, इसको लेकर चलते हैं। एक्चुअली में क्या हो जाएगा देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBE, ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस दैट इज BE इंटू हाइट दैट इज OD, ये होगा ना भाई। तो मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए। अगर मैं इसको लेकर चलूं और यहां तक पहुंचूं तो वैसे अब दोनों बराबर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। ओके, तो चलिए अगर हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पे हाफ इंटू OB को OB ही रहने देते हैं,
और ओ ई को ओ ही रहने देते हैं इनटू साइन ऑफ एंगल बी ओ ई। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन ऑफ एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस साइन ऑफ एंगल डी ओ ई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बाई एडिशन पोस्टुलेट से हम ऐसा लिख सकते हैं, बी ओ ई इज सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो साइन ऑफ एंगल बी ओ ई विल बी साइन ऑफ बी ओ डी प्लस डी ओ ई। ओके, सो दिस विल बी हाफ ऑफ ओ बी इंटू ओ ई इंटू साइन ए प्लस बी। तो साइन एंगल बी ओ डी कॉस एंगल डी ओ ई, ठीक है, प्लस साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना भाई, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है बोलो, देखो हाफ ऑफ एंगल ओ बी इंटू ओ ई, साइन ऑफ बी ओ डी बोलो क्या हो जाएगा, इस एंगल पे आओ देखो बी ओ डी, इसका साइन कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन ओ बी, है कि नहीं, बी डी अपॉन ओ बी, कौन सा, साइन ऑफ एंगल बी ओ डी, बी डी अपॉन ओ बी। ओके, कॉस ऑफ डी ओ ई मतलब ओ डी अपॉन ओ ई, तो इंटू ओ डी अपॉन ओ ई, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ एंगल बी ओ डी, कॉस ऑफ एंगल बी ओ डी मतलब ओ डी अपॉन ओ बी, तो ओ डी अपॉन ओ बी इंटू साइन ऑफ एंगल डी ओ ई मतलब डी ई अपॉन ओ ई, ठीक है, तो डी ई अपॉन भाई साहब हो गया ये ओ ई। ठीक है, क्लियर है। तो दिस विल बी हाउ मच, हाफ ऑफ ओ बी इंटू ओ ई इंटू, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ओ डी ओ ई और ओ बी कॉमन है कि नहीं, ओ डी ओ ई और ओ बी कॉमन है, तो हम इन पूरे को निकाल लेते हैं, ओ डी अपॉन ओ बी इंटू ओ ई, ठीक है, और अंदर क्या बचता है बोलो, बी डी प्लस डी ई, है ना भाई, जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये ओ बी और ये ओ बी मर गया, ये ओ ई और ये ओ ई मर गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू ओ डी इंटू बी डी प्लस डी, कितना हो जाएगा, बी डी प्लस डी इज बी ई, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो रहा है, यही हो रहा है देखो। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी ट्राइंगल में अगर ऐसा आपका सिचुएशन है कि ऑल्टीट्यूड मालूम है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपको है, तो आपका देखो ये वाला आर्म ये वाला आर्म, ठीक है, अपॉन जो भी ऑल्टीट्यूड ना भी मालूम रहे, तो ये वाला आर्म अपॉन ये वाला आर्म इंटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर हमको एक एंगल मालूम है और उस एंगल को इंक्लूडेड जो साइड्स हैं, ये साइड्स और इंक्लूसिव एंगल मालूम है, तो हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से देखो यहाँ पे इफ वी कम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, तो एक ट्राइंगल ओ बी ई का एरिया क्या हो जाएगा, ओ बी इंटू ओ ई साइन ऑफ एंगल बी ओ ई, ठीक है, और ओ सी ई का एरिया क्या हो जाएगा, ओ ई इंटू ओ सी अपॉन साइन ऑफ एंगल सी ओ ई। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या क्या जा रहा है, सो व्हाट, हाफ और हाफ कट गया भाई साहब, ओ बी और ओ ई, देखो ओ बी है और ओ ई है, और क्या भाई साहब ओ बी और ओ सी बराबर है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, चलिए ये भी मर गया और ये भी मर गया, और क्या भाई साहब ओ ई और ओ ई मर गया। ठीक है, ओ ई एंड ओ ई गेट कैंसल्ड, साइन ऑफ एंगल बी ओ ई, बहुत ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, बी ओ ई कितना हो जाएगा बोलो, ये 180 माइनस 2c लिख सकते हैं, क्योंकि ए ई आपका स्ट्रेट लाइन है और इस एंगल की वैल्यू हमको मालूम है, तो इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 2c, सो दिस विल बी, सो यहाँ पे आपको आंसर कितना मिल रहा है, देखो साइन ऑफ एंगल बी ओ ई, साइन ऑफ एंगल बी ओ ई अपॉन साइन ऑफ एंगल सी ओ ई, तो साइन ऑफ एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा बोलो, साइन ऑफ पाई माइनस 2c, ठीक है, और साइन ऑफ एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा बोलो, सी ओ ई, दिस विल बी साइन ऑफ पाई माइनस 2b, साइन ऑफ पाई माइनस 2b। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन c बाई साइन 2b, है ना भाई, साइन ये c का 2c 2b का 2b, ठीक है, साइन 2c बाई 2b, तो आपका भाई साहब यहां पे आपका भाई साहब देयरफॉर बीई यही कर रहे थे ना, बीई बाई ई सी, बीई बाई ई सी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, साइन 2c बाई साइन 2b। ठीक है, बीई बाई ई सी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, क्लियर है, ओके।
नाउ नाउ अभी देखो यहाँ पे तो बी ई बाई ई सी, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लाइन कुछ ऐसा है, देखो दिस लाइन इज बेसिकली लाइक दिस, ठीक है। आपका है भाई साहब यहाँ पे B, यहाँ पे है आपका C की वैल्यू क्या है x3y3 ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे C की वैल्यू है x3y3 और भाई साहब इसकी वैल्यू है x2y2, BE बाई BC, BE बाई BC की वैल्यू कितनी है बोलो, साइन ऑफ 2C, साइन ऑफ 2C बाई साइन ऑफ 2B। तो अगर हमने भाई साहब E की वैल्यू मान ली यहाँ पे x एंड y, ठीक है, तो ये वाला रेशियो इस टू ये वाला रेशियो कितना आ रहा है, देखो m/n कितना आ रहा है, साइन 2C एंड साइन 2B, है ना भाई, साइन 2C एंड साइन 2B। तो आपके x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बोलो, x के कोऑर्डिनेट हो गए साइन 2C, तो ये हो गया आपका x3 इंटू साइन 2C प्लस x2 इंटू साइन 2B, x2 इंटू साइन 2B अपॉन कितना हो गया बोलो, साइन 2C प्लस साइन 2B, ठीक है। और वैसे ही y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई साहब y3 इंटू साइन 2C प्लस y2 इंटू साइन 2B अपॉन भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सेम चीज साइन 2C प्लस साइन 2B। ये हो गया आपके E के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो आपके E के कोऑर्डिनेट्स हो गए भाई साहब ये, ठीक है, E के हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये हो गया आपका E का कोऑर्डिनेट, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है तो बिट्स एंड पीसेस में कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो E के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, ठीक है, E के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी हमको क्या करना है भाई साहब, AO बाई OE, ठीक है, क्योंकि E के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, AO हमको मालूम है R है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है भाई साहब, OE, ठीक है। ओके, सो बिफोर वी डू दैट वी नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स है। लेट्स से हम अगर यहाँ पे ऐसा करते हैं, देखो साइन 2B प्लस साइन 2C अपॉन लेट्स से करते हैं साइन 2A, ठीक है, साइन 2B प्लस साइन 2C अपॉन 2, ऐसा ही खेल रहे हैं हम, ठीक है। ओके, तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, साइन C प्लस साइन D, दिस इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 2 साइन C प्लस D बाई 2, तो ये हो गया B प्लस C कॉस 2B माइनस 2C, दैट इज B माइनस C, ओके, 2 साइन C प्लस D, और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, 2 साइन A कॉस A, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन, ठीक है, B प्लस C को क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस B प्लस C, पाई माइनस B प्लस C कॉस B माइनस C अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 साइन A कॉस A, 2 और 2 कैंसिल, पाई माइनस B प्लस C मतलब कितना हो जाएगा बोलो, A, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, साइन 180, है ना, साइन B प्लस C, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन B प्लस C, पाई माइनस A आएगा ना, यहाँ पे कितना होगा, साइन B प्लस C मतलब पाई माइनस A ना, साइन पाई माइनस A, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस B माइनस C अपॉन साइन A कॉस A, ठीक है। साइन A कैंसिल, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन 2B प्लस साइन 2C अपॉन साइन 2A इज इक्वल टू कॉस B माइनस C अपॉन भाई साहब हो गया आपका कॉस A, ठीक है। इसको हम रखते हैं, इसको ये फॉर्मूला आगे चल के काम आएगा इस डेरिवेशन में, ठीक है। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू AO बाई OE, ठीक है, AO बाई OE। तो आपका भाई साहब अगर OE को कैलकुलेट पहले हमको करना है, ठीक है, OE को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन ट्राइंगल ODE, ठीक है। तो आप देखो इन ट्राइंगल और लेट्स से हम अगर ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, BOD, ट्राइंगल BOD ले रहे हैं हम, ठीक है। बताओ हमारा OD क्या हो जाएगा, OD अपॉन OB अपॉन OB कितना होगा बोलो, कॉस ऑफ A, है ना भाई, ये वाला एंगल कितना है,
ए एंगल है, ठीक है। सो दिस विल बी कॉस ऑफ ए। सो ओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ओ बी कॉस ए, विच मीन्स ओ डी इज इक्वल टू आर कॉस ए लिख सकते हैं। फिर आर इज द रेडियस, ओ बी है क्या भाई साहब, रेडियस है तो है, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब ओ डी ई इस ट्राइंगल में, ठीक है। देखो एंगल डी ओ ई ये कितना होगा बोलो, एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई हो जाएगा एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी माइनस डी ओ सी माइनस एंगल ई ओ सी, है कि नहीं, है कि नहीं भाई साहब, एंगल सी ओ ई लिख सकते हैं इसको, क्लियर है। एंगल सिंपल है, देखो एंगल डी ओ ई विल बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी माइनस एंगल सी ओ ई। अभी डी ओ सी की वैल्यू कितनी है बोलो, ए, है कि नहीं, डी ओ सी की वैल्यू ए, और ई ओ सी या सी ओ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 2b हो जाएगी। भाई ये वाला स्ट्रेट लाइन है, देखो ये 2b है, इसमें से 180 को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी पाई माइनस 2b, पाई माइनस 2b, ठीक है, क्लियर है। ए को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, ए को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस बी प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, पाई माइनस बी प्लस सी माइनस पाई माइनस 2b। सो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बोलो, पाई माइनस बी माइनस सी माइनस पाई, क्या हम सही जा रहे, प्लस 2b, सॉरी ये माइनस है ना, तो ये प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी पाई और पाई कैंसिल, 2b माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। तो आपका भाई साहब एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई की वैल्यू हो गई भाई साहब b माइनस सी, ठीक है। एंगल डी ओ ई की वैल्यू हो गई b माइनस सी। चलिए अभी डी ओ ई, ठीक है। तो अभी अगर हम इन ट्रायंगल डी ओ ई आते हैं, इन ट्रायंगल डी ओ ई, इन ट्रायंगल डी ओ ई, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस। तो यहाँ पे ओ डी बाई ओ ई, ओ डी बाई ओ ई विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल डी ओ ई, लिख सकते हैं बोलो ऐसा, ठीक है। ओ डी बाई ओ ई, ओके। ओ डी की वैल्यू हमने देखो ओ डी की वैल्यू हमने फाइंड किया, यहाँ पे कितना है, आर ऑफ कॉस ए अपॉन ओ ई की वैल्यू कितनी है बोलो, ओ ई की वैल्यू नहीं मालूम ना, ओके चलो भाई साहब ओ ई की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे, ओ ई कॉस ऑफ एंगल डी ओ ई कितना हो जाएगा बोलो, कॉस ऑफ बी माइनस सी, कॉस ऑफ बी माइनस सी। तो ओ ई को हमने इधर ले लिया, तो ओ ई विल बी इक्वल टू आर ऑफ कॉस ए अपॉन कॉस ऑफ बी माइनस सी। आर बी क्लियर, क्लियर, ठीक है। सो एक एक करके हम भाई साहब चीजों को लेते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब किस वाले रेशियो में, ए ओ बाई ओ ई, ठीक है। सो ए ओ बाई ओ ई, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, ए ओ की वैल्यू कितनी हो गई, आर, ओ ई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, आर कॉस ए बाई कॉस ऑफ बी माइनस सी, कैंसिल कैंसिल। तो ए ओ बाई ओ ई की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन कॉस ऑफ ए। मामला समझ में आ रहा है, ए ओ बाई ओ ई कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन कॉस ऑफ ए। चलिए भाई साहब, ठीक है, ओके ओके ओके। सो लेट्स पिक अप थिंग्स नाउ वन बाई वन, ठीक है। ओके, तो आपका ए ओ बाई ओ ई हमको मिल गया, ठीक है, ए ओ बाई ओ ई हमको मिल गया। ओके, सो आप देखो अभी ए ओ बाई ओ ई कैसा लाइन है। सो ए ओ बाई ओ ई इज लाइक दिस, ठीक है। सो समझो यहाँ पे भाई साहब ए है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, ए की वैल्यू है x1 y1, ठीक है, और o हमको मालूम नहीं, लेट्स से xy है, और e की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, e की वैल्यू आपने निकाली हुई है, कितनी आई है, बाप रे तो लंबा वाला है ना, e की वैल्यू हमने निकाली क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ e, अच्छा पेज नेक्स्ट पेज में है ना, निकाली थी ना हमने, x3 sin 2c, ठीक है। सो x3 sin 2c प्लस x2 sin 2b, x3 sin 2c, तो e की वैल्यू है x3 sin 2c प्लस x2 sin 2b अपॉन कितना बोलो, sin 2c प्लस sin 2b, और ये कितना था y3 sin 2c प्लस y2 sin 2b अपॉन भाई साहब कितना हो गया, sin 2c प्लस sin 2b, ठीक है, क्लियर है।
ये हो गया भाई साहब आपका ई का वैल्यू। इन दोनों का रेशियो तो ए ओ इज टू ओ ई कितना है बोलो, ए ओ इज टू ओ ई, रेशियो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, रेशियो एम इज टू एन जो है वो कितना हो गया बोलो, कॉस ऑफ बी माइनस सी, ये हो गया कॉस बी माइनस सी, और वो कितना हो गया भाई साहब, कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, ठीक है, ओके। तो अभी हम अगर एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एक्स टू दैट इज कॉस ऑफ बी माइनस सी एम इंटू एक्स टू दैट इज इंटू, तो लंबा होगा यार, हमने एक और वैल्यू निकाली थी ना यहाँ पे, क्या था, कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ टू बी प्लस टू सी, क्या उसको यूज़ कर सकते हैं, चलो देखते हैं। कॉस ऑफ बी माइनस सी, ठीक है, कॉस ऑफ बी माइनस सी इंटू 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 आपका x3, सो दिस विल बी इंटू x3 साइन 2c प्लस x2 साइन 2b अपॉन साइन 2c प्लस 2b, ठीक है, साइन 2c प्लस साइन 2b, सॉरी, साइन 2c प्लस साइन 2b, सो दिस विल बी बेसिकली साइन 2c प्लस साइन 2b, ठीक है, x3 इंटू x2 और यहाँ पे cos a इंटू x1 है ना भाई, सो दिस विल बी प्लस cos ऑफ a इंटू x1, ठीक है, क्लियर है। क्या हमको यहाँ पे कुछ मिल रहा है, cos ऑफ b माइनस सी अपॉन साइन 2b, साइन ऑफ 2b प्लस 2c अपॉन साइन ऑफ 2a, साइन ऑफ 2b प्लस 2c अपॉन साइन ऑफ 2a, cos of b minus c, this will be how much, cos of b minus c upon cos a, यही आ रहा है ना, cos of b minus sin of 2b plus 2c and sin of 2a, एक मिनट, हाँ कहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है भाई साहब। ओके, सो वी गो बैक अ लिटिल एंड मेक चेंजेस हेयर ओनली, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो, हम थोड़ा सा पीछे जाकर यहाँ पे ही चेंजेस बना लेते हैं। सो यहाँ पे कितना था देखो, साइन 2b प्लस साइन 2c कॉस b माइनस सी अपॉन कॉस ऑफ a है ना, तो हमारा AO बाई OE कितना आया है, AO बाई OE, ठीक है। सो हम AO बाई OE को अगर लिखते हैं, सो दिस विल बी कॉस ऑफ b माइनस सी अपॉन कॉस ऑफ a, और हमने यहाँ पे अभी भी प्रूव किया भाई साहब, कॉस ऑफ b माइनस सी अपॉन कॉस ऑफ a कितना है, साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन साइन 2a, ठीक है, साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन साइन 2a, ठीक है। तो इस रेशियो की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो, दिस कैन बी डन एज साइन 2b प्लस साइन 2c, साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन साइन 2a, ठीक है, नहीं साइन 2a इधर, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, साइन 2b प्लस साइन 2c, तो दिस विल बी AO अपॉन OC है ना, तो साइन 2b प्लस साइन 2c और ये हो गया साइन 2a, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अभी अगर हम इसको करना है, ठीक है, तो अब हमारा इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, AO बाई OC, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, साइन, तो आपके x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू AO दैट इज साइन 2b प्लस साइन 2c, साइन 2b प्लस साइन 2c into this, so this will be how much, into sin 2c plus sin 2b, ठीक है, sin 2b अपॉन x3
साइन 2c प्लस x2 साइन 2b, है ना भाई, क्लियर है। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस साइन 2a इंटू x1 प्लस x1 इंटू साइन 2a। तो चलो इसको कर लेते हैं भाई साहब, ये कितना हो गया, दिस एंटायर थिंग गेट्स कैंसिल्ड विद दिस एंटायर थिंग, सो व्हाट डू यू हैव हियर इज x3 साइन 2c प्लस x2 साइन 2b, ठीक है, प्लस x1 साइन 2a। लेकिन यार यहाँ पे क्या क्या क्या, हाँ डिवाइड भी होगा, करेक्ट, डिनोमिनेटर तो आएगा ना भाई, अरे डिनोमिनेटर तो हमने मिस कर दिया, तो यहाँ पे होगा अपॉन साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c, साइन ऑफ 2c, सो दिस विल बी साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब हमारा y कितना आ जाएगा, देखो y विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c, ठीक है, इंटू दिस विल बी y3 साइन 2c प्लस y2 साइन 2b अपॉन कितना हो गया बोलो, साइन 2c प्लस साइन 2b प्लस साइन 2a इंटू y1, तो y1 इंटू साइन 2a, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा भाई साहब आपका साइन 2c प्लस साइन 2b प्लस साइन 2a, है ना भाई साहब, प्लस साइन 2a। तो आपका भाई साहब ये वाला और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, सो व्हाट डू यू हैव हियर इज दिस विल बी y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। तो इसका मतलब भाई साहब अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं a x1 y1 b x2 y2 और c, बी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, क्योंकि आपके साइन पे डिपेंड कर रहा है ये। तो आपका भाई साहब सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बोलो, x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c, सिंपल, ठीक है, अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये हो गया भाई साहब x के कोऑर्डिनेट्स। और साइमल्टेनियसली y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c, ठीक है, अपॉन दिस विल बी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। सो दीज विल बी बेसिकली, तो ये हो गया आपके किसका सेंटर, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सरकम सेंटर पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे, इन सेंटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल दीज विल बी बेसिकली कोऑर्डिनेट्स जिसके हम वैल्यूएशंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये सारे तमाम चीज़ें यूज हुई हैं इसमें, ठीक है। ओके, सो इसी पे एक सवाल हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो a की वैल्यू दी हुई है x1 y1, b की वैल्यू दी हुई है x2 y2 एंड x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। और क्या दिया हुआ है भाई साहब, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। देन शो दैट x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके, देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको उठा लिया, ठीक है, इसको हमने उठा लिया, लेट्स से इस पेयर को हमने उठा लिया, तो x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू
x2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमने भाई साहब इसको उठा लिया, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, x3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस 0 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ऑल दीज 3 पॉइंट्स दैट इज a, b and c with their respective coordinates of x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are equidistant, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन OO, ठीक है। और क्योंकि दिख रहा है ना, देखो ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम OO हो गया, ये वाला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x2 y2 फ्रॉम, सो दिस इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम O 0 0, this is basically distance of point x2 y2 from 0 0, and this is basically distance of point x3 y3 from 0 0. So if all these distances are equal, then obviously therefore OO is the circumcenter of the triangle. This is basically the circumcenter of the triangle, ठीक है। तो यहाँ पे इस बूते पे हमने इसको प्रूव किया हुआ है, ठीक है। Then show that x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 3b. अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, how will we solve this? किसके साथ, तो x, तो आपका भाई साहब देखो x से सर्कमसेंटर अगर होता है तो लेट्स से अगर सर्कमसेंटर है तो सर्कमसेंटर का भाई साहब कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3, अभी हमने प्रूव किया देखो, x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। इसकी वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, क्योंकि आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट का x पार्ट क्या है, 0 है, तो इसका मतलब दिस एंटायर थिंग गोज ऑफ, तो इसका मतलब, और सिमिलरली हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा, sin 2a प्लस sin 2b, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 0, ठीक है। दोनों की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, तो इसको भी हम इधर ले लेते हैं, इसको भी इधर ले लेते हैं। सो देयरफॉर x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c इज इक्वल टू y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b plus y3 sin 2c and all of them are basically equal to 0, ठीक है। क्लियर, प्रूव होता है ये, ओके। चलिए भाई साहब ये वाला देखते हैं हम। इफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC हैविंग वर्टिसेस, ठीक है, आपके ट्राइंगल ABC है और इसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। अभी देखो वर्टिसेस कैसे डिफाइन होते हैं, समझ लो कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपका भाई साहब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट्स से आपका ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोई एक पॉइंट है, लेट्स से आपका पॉइंट, कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, अगर समझ लो ये A दिया हुआ है, लेट्स से हमने A को पिकअप किया, ठीक है। तो A cos θ1 एंड A sin θ1, इसका मतलब क्या है, देखो इसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। तो ये वाली एंगल आपकी कितनी हो गई भाई साहब, θ1 की एंगल हो गई, ठीक है। और ये वाला जो परपेंडिकुलर डाला है हमने, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर A cos θ1, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना भाई, इज इक्वल टू cos θ1, तो ये हो गया आपका A cos θ1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, A cos θ1, और ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज θ1 हो गया, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा बोलो, A sin θ1, है ना भाई, सिंपल है ये, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसे A एक दिया हुआ है और B क्या दिया हुआ है, देखो A cos θ2 एंड A sin θ2, ठीक है। और C आपका क्या दिया हुआ है, A cos θ3 एंड A sin θ3। तो अगर आप सबको उठा के देखोगे
तो सबका ये वाला ए जो है वो आ रहा है, और ए बेसिकली है क्या, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम देयरफॉर ए बी एंड सी आर एट एन equidistant, they are at an equidistant A, they are an equidistant A from the center, ठीक है, from the center that is OO. Are we clear on this one people? समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर सेंटर ओके इज इक्विलैटरल, तो आपका भाई साहब सबके सबसे इज इक्विलैटरल, अभी हैविंग एविडेंस इज इक्विलैटरल देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब ए और ये बी और ये सी, हमारा यहाँ पे, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट है ना ये सब के सब, दे आर इक्विलैटरल तो ये हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में इज इक्विलैटरल देन प्रूव दैट cos θ1। तो अगर हम यहाँ पे भाई साहब इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ओके तो अगर सेंटर 0 0 से तो सब इक्विडिस्टेंट हैं ए बी सी, तो आपका देखो 0 0 क्या बन जाएगा, 0 0 विल बिकम द सर्कम सेंटर, दिस विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए साइन θ1 मतलब x1 साइन 2a, ठीक है, साइन 2a अभी दिक्कत यहाँ पे ये है कि ए ए साइन θ1 इंटू साइन 2a प्लस ए cos θ1 है ना, x1 ए cos θ1 इंटू साइन 2a प्लस ए cos θ2 इंटू साइन 2b प्लस ए, सही जा रहे हैं हम यहाँ पे, साइन 2a साइन 2b साइन 2b, हाँ 2c ए cos θ3 इंटू साइन 2c अपॉन ये भाई साहब हो गया आपका साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, a को हम सब में से कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, a तो मर जाएगा भाई साहब आपका, तो a cos θ1 साइन 2a प्लस a cos θ2, क्योंकि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपका a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, मतलब 2a विल बी इक्वल टू 2b विल बी इक्वल टू 2c, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो 2a की जगह पे 2a, साइन 2b की जगह पे साइन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब 2b की जगह पे साइन 2a प्लस a cos θ3 इंटू साइन 2a, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको भाई साहब डिवाइड कर दो किससे, a और साइन 2a से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3, ठीक है भाई साहब।
a or sin 2a cancel, a or sin 2a cancel, a और sin 2a cancel, this will be equal to how much, 0. ठीक है. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आपका वैसे ही प्रूव कर सकते हैं हम. ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, देखो a ऑफ साइन थीटा 1 cos 2a ना, sin 2a ठीक है, sin 2a a ऑफ sin थीटा 2 sin 2a sin 2b. ठीक है, a प्लस 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 a ऑफ sin थीटा 3 sin 2c अपॉन ये हो गया sin 2a sin 2b प्लस sin 2c. दिस इज इक्वल टू 0. अगेन ये भाई साहब 2a ये पूरा का पूरा भाई साहब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उधर 0 जा रहा है. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 दिस विल बी इक्वल टू 0. तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 एंड बोथ आर इक्वल टू 0. ठीक है, बोथ आर इक्वल टू 0. हेंस अप्रूव्ड केस बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, जस्ट वन मोमेंट. Alright people, so we were basically doing coordinate systems, and in coordinate systems we had seen how to find various centers of a circle, how to find various centers within a triangle. So we had basically seen how to find the circumcenter. A circumcenter is basically a point within a circle which is which is equidistant from all three vertices, and also the circumcenter happens to be placed in such a way that we can directly find out the coordinates. Now today we are going to talk about the orthocenter of a triangle. Okay, so first of all, what do we mean by orthocenter and how do we use coordinates? We are basically using coordinate system. We are basically using coordinate system to find its coordinates. Coordinate system to find its coordinates. So let's look at this orthocenter. So let's say we have a circle here. This is basically a circle here. Okay, and we have to, or rather, I am so sorry, this should not be a circle. So within a triangle, let's say we have a triangle here. So this is basically a triangle. This is basically a triangle. Let's say if we have A, B and C, we have x1, y1 as coordinates, x2, y2 as coordinates of B, and x3, y3 as coordinates of C. Okay, so these are basically coordinates of x1, y1 and x2, y2 and x3, y3. Is it getting deleted? 1 second here. Sorry. Okay, so sorry for the adjustment here. Okay, so we have this triangle here, x1, y1, x2, y2 and x3, y3. Okay, so we have to basically find out the coordinate system. So what we do here is basically we take out a perpendicular here, we drop a perpendicular here, we take a perpendicular on this side, we take a perpendicular on this side. Okay, so here we have perpendicular, perpendicular and perpendicular. This becomes the orthocenter. So this is basically the orthocenter. Okay, so we know that medians of a triangle coincide or basically are passing to the same point, and the orthocenter is also where the altitudes basically coincide. So the altitudes pass through one common point which is known as the orthocenter, the medians pass through one common point which is known as the centroid, and so on and so forth. Okay,
So this is how we, so this is basically, let's say we name this as H. Let's say we name this as H. Now, just as in finding out circumcenter, we had made certain assumptions and we had made certain criteria clear. So also here also, so we have here A, B, let's say we make this as D, let's say this is E, and let's say this is F. Now, we know for a fact that the opposite side of A, capital A, is marked as small letter a. The opposite side of capital B is marked as B, and the opposite side of capital C is basically marked as C. Okay, so now let's name the triangles here. So let's have this here. So this is basically B, this is 90. So how much will this be? This will be, let me just reduce the little. So this angle is going to be how much? This angle will be, so here we have B, A and D. So this triangle 90, this is B. So obviously this angle will be 90 minus B. We can write it here only. So this is going to be 90 minus B. 90 minus B. This angle is going to be 90 minus B. Similarly, if we look into this triangle, this is A, this is 90. So this is going to be 90 minus A. Similarly, here in this triangle, we see 90. This is B. So this will be 90 minus B. Okay. Similarly, in this triangle we have C, 90. So this will be how much? 90 minus C. Okay. Here we have A, 90. So this will be how much? 90 minus A. Am I correct? Yes, this will be 90 minus A, and so will this be. This is 90. This is A. So this will be 90 minus A. In this triangle, this is 90. This is A. So this will also be 90 minus A. Okay. So these are a couple of triangles that we need to know. Also in this triangle, this is 90. This is C. So this will be how much? 90 minus C. So these are the configurations that we have for the triangle. So now we will start off with the calculation part here. Okay, so look at this triangle. Okay, look at this triangle. So here we have this is C. So if I happen to find out in triangle AEB, in triangle AEB, so what we have to find out is basically AH is to HD. So for that we need to first find out the coordinates of D. So let's say here in coordinates of D, how can we work this out? So we have to basically find out BD is to CD. BD is to CD. We can apply the section formula because B and C coordinates are known. So BD is to CD is what we find out. Okay, how do we do this? So if we take in triangle, this is to be found out. Okay, in triangle BHD, HD by BD, HD by BD is equal to tan 90 minus C. Okay, tan 90 minus C, HD by BD, tan 90 minus C, which means cot C. So HD by BD, so we can say BD is equal to HD by cot C, which can be written as HD tan C. So BD here is HD tan C. Okay, this BD part here is HD tan C. In the same way, in triangle, let's say in triangle, which triangle? This one, HDC. HDC. We will have HD by CD. HD by CD is equal to tan 90 minus B, which makes it as cot B. So HD by CD is cot B. So we will have CD as HD by cot B. So CD will be how much? This will be HD tan B. HD tan B.
Okay, so if we happen to do a BD by CD, try and understand why we are doing this, because we need to find out the ratio in which basically D is dividing B and C, and after finding out that ratio we can basically apply what? The section formula. Okay, so BD by CD, this will be how much? HD tan C upon, this will be BD by CD. CD was how much? CD was HD tan of B. So HD and HD gets cancelled, so this will be tan of C by tan of B. Now we will, so this basically is in the ratio of tan of C and tan of B. This is playing the role of M is to N. M is to N. So tan C, so coordinates of D, coordinates of D, this will be equivalent to how much? Tan C into, so x3 into tan C, x3 into tan C plus x2 into tan B upon tan C plus tan B. Okay, similarly coordinates of y, y3 tan C plus y3 tan C plus y2 tan B, y2 tan B upon tan C plus tan B. This becomes the coordinates of D. This becomes the coordinates of D. So now we have to find out AH is to HD. Okay, because we know the coordinates of A and we know the coordinates of D as well. So AH is to HD is what we need to find out. Okay, so let's pick up AH is to HD. So AH is to HD, this is something that we need to find out now. Okay, so in triangle, let's look at this triangle. Let's look at this triangle. In triangle AHE, what do we have? AE by AH or AE. How much will AE be first of all? Okay, so look at this side, or we can say in triangle. So let's say in triangle ABE, so base, this is basically what? This is 90, so this is basically the hypotenuse. This is the hypotenuse. Okay, so base upon hypotenuse, this is 90 degrees. We know that this is 90, so this is 90. This is the hypotenuse and this is the base. So base upon hypotenuse, that is AE by AB, AE by AB will be cos of A, cos of A. So AE is equal to AB cos of A, and AB is how much? AB we know is C, so this will be C of cos A. So we can write, so this will be AE is equal to C of cos A. So this portion here, this tiny little portion here, AE, I extended it. So it's x1 y1. So this portion here AE, this is going to be C cos A, C cos A, or let's not create confusion here, x1 y1, and let me use a thinner pen here. So this will be C cos A, this is C cos A. Okay, in a similar fashion we can say that in triangle, so we will have in triangle which one? ACE. Look at this triangle here, ACE. We know that this is base, so this is basically perpendicular, so this will be hypotenuse. So again we will have AE. Why are we writing oh, let's say this will be F. This is E, so this will be F. I am so sorry. So this will be AF, or rather AE. What do we took here? Okay, here it will be AF, sorry. Here it will be AF. So this is going to be AF. So AF is in triangle ABE,
BF. Oh, the entire marking has gone. Okay, in triangle ABE, in triangle ABF, this triangle ABF, AF, sorry, this will be basically perpendicular upon base upon hypotenuse, that is AF upon hypotenuse, that is AB, is equal to cos of A. So AF is equal to AB. AB is how much? C. C cos A. C cos A. AF is C cos A. Okay. So triangle ACE. ACE. So this will be how much? AE. AE. This is angle base upon hypotenuse by AC is equal to cos of AE base upon hypotenuse. This will be cos of A. So AE is going to be how much? A is going to be base upon hypotenuse of cos of A. AC is how much? B. So this will be B cos A. So let's get a little thinner here. So this will be B cos A. B cos A, C cos A. Let's look at in this way. If we happen to come to this triangle AD, right? So let's look at it. Okay, no issues. Let's kind of do this here. Okay, so AE is equal to B cos A. Okay, now let's come to triangle. So let's use a different color here. In triangle, which triangle are we referring to? We have to find out basically AH is to HD. So let's take this triangle here. In triangle AHF, in triangle AHF, we have this will be basically perpendicular. This is hypotenuse, this is base. So we have here AF by AH, or rather okay, AF by AH is equal to AF by AH is equal to cos of 90 minus C. Base upon hypotenuse, this is perpendicular, so this is base hypotenuse. Okay, cos of 90 minus C. So that will be how much? Sin C. AF is how much? C cos A, and this is basically AH. So we have here AH as C cos A upon sine of C. C cos A upon sine of C. Now let's come to this triangle to find out what will this be. So we have here what will be the value of BD if I happen to take this triangle. Okay, in triangle HD BD. Okay, so this will be basically how much? This is C. So we have in triangle BDA BD upon AB is equal to cos of B. BD upon AB is equal to cos of B. BD is equal to AB. So BD, or we can say let's say BD upon AB is equal to cos of B. BD upon AB will be equal to cos of B. So BD upon AB is C. So BD is equal to AB, that is C cos B. C cos B. Okay, C cos B. So now we have to do what? So BD is equal to C cos B. BD will be equal to C cos B. So let's come to this triangle. Okay. So now we come to this triangle. Which triangle? So in triangle, let's look at this triangle BDH, HBD. So we are coming to this triangle, that is HBD. This will be tan of 90 minus C. Tan of 90 minus C is equal to HD by
BD. So that will be cot of C is equal to HD by BD. HD by BD. Okay, and so this will give you HD as BD cot C. So how much is BD basically? So this is C cos B cot of C. C cos B cot of C. Okay, so now BD becomes we have to basically find out HD. Sorry. So HD here is C cos B cot C. So here we have AH by HD, C cos A upon sin C upon C cos B cot C. So how much do we get? Here it will be C cos A upon sin C. Okay, this is going to be how much? So C and C gets cancelled, so we have what? Cos A upon sin C. This will be how much? Cos B into cot C. That will be how much? Cos C upon sin of C. So this will be AH upon HD is equal to cos of A upon cos of B into cos of C. AH upon HD will be cos of B upon cos of A upon cos of B cos of C. Okay, now we have to basically so we have find out the ratio of AH is to HD. Now let's say we'll modify this a little. If we happen to multiply, so let's say this is cos A by cos B and cos C. If we happen to multiply this by sin A and sin A, both up and down we multiplied by sin A. So let's look at this. What do we get here? We will get here how much? So let's say we keep this sin A on the numerator part here and we bring this cos A down. So what do we have here? Here we have sin A upon cos A. This cos A goes down, into cos B into cos of C. So here it will be sin A, the cos A goes down, so this will be sin A by cos A into cos of B into cos of C. So this is going to be sin A by cos A, that is tan A into cos B into cos of C. This will be cos of C. Sin A is how much? Sin 180 minus B plus C. This is something that we can write. Tan A cos B cos C. So sin of 180 plus B plus C, this will be sin of B plus C, tan of A cos of B into cos of C. So this is going to be how much? Sin B cos C plus cos B sin C. Sin B cos C plus cos B sin C. This will be tan A. That will be sin of A upon cos of A into cos of B into cos of C. That's how it is going to be. Sin B cos C cos B sin C, sin of A by cos of A cos B into cos C. So that's how it is going to be. So how do we get this taken care of? 10. Or let's keep it tan A as simple. Okay, tan A cos B cos C. Let's kind of segregate this plus this
So we will have sin B cos C upon tan A cos B cos C plus cos B sin C upon tan A cos B cos of C. So cos of C and cos of C gets cancelled here. Cos of B and cos of B gets cancelled here. What do we have here? This will be tan of B, sin B by cos B upon tan of A plus sin C upon cos C, that will be tan of C upon tan of A. So we can write this as AH by HD. This ratio will be equal to tan of B plus tan of C upon tan of A. So a more precise ratio. Why do we need this? Because we have this in these terms. So now we can basically say that this is basically a line. So I'm just kind of reiterating it. This is line A. So this is since it has gone smaller, I'll just pick up this line. So let's say this is line. This is A, which has coordinates x1, y1. We have found out the coordinates of D. D has coordinates x3 tan C plus x2 tan B upon tan B plus tan C and y3 tan C plus y2 tan B upon tan B plus tan C. That is basically coordinates of D, and we found out the H, how AH and HD is. So AH is to HD. AH is to HD is this, which means that here we will have tan B plus tan C, and here we will have tan A. So this multiplied by this multiplied by this. Okay. So therefore coordinates of H, coordinates of H will be how much? Tan A multiplied by this. So this will be tan B plus C, tan B plus tan C, this multiplied by x3 tan C plus x2 tan B upon tan B plus tan C, tan B plus tan C plus this one multiplied by this one. So x1 tan A upon we will have tan B plus tan C plus tan A. Okay, what will be the other coordinate here? Tan B plus tan C, tan B plus tan C, tan B plus tan C into y3 tan C plus y2 tan B upon tan B plus tan C, tan B plus tan C. This is basically y coordinates. Okay, and we will have y1 tan A, tan B plus tan C plus tan A, tan B plus tan C plus tan A. So this is going to be how much? This gets cancelled with this. So we have here x1 and okay, so this is basically x. So x1 tan A plus x2 tan B plus x3 tan C upon, underneath we will have tan A plus tan B plus tan C. Similar way we have this and this getting cancelled, so we will have y1 tan A plus y2 tan B plus y3 tan C upon we have tan A plus tan B plus tan C. So this is going to be the coordinates of the orthocenter. So orthocenter coordinates, if we have a triangle which has
coordinates as x1 y1 x2 y2 and x3 y3, the coordinates of the orthocenter will be x1 tan a plus x2 tan b plus x3 tan c upon tan a plus tan b plus tan c, and y1 tan a plus y2 tan b plus y3 tan c upon tan a plus tan b plus tan c. So very important, we have derived two conditions. One is basically the circumcenter and this is basically the orthocenter. Okay, circumcenter and orthocenter coordinates we have already derived, and we need to keep that in memory. Okay, just one moment here. Okay, so some important points that we have to remember about the orthocenter. So we have basically found out what is the circle. Okay, so these are three things that we have already found out. Centroid. So how much will be the centroid? So let's say we make a table here. This is a table that we make so that we remember things here. This is a table that we make. So we have here the coordinates of A as x1 y1, the coordinates of B as x2 y2, and the coordinates of C as x3 y3. The coordinates of A, B and C for a triangle. This is basically a triangle A, B, C. Now we will have basically the coordinates. So far what we have learnt. Okay, so far what we have learnt. So we have the coordinates of, here we have, let's say, centroid, then we have circumcenter, and then we have circumcenter, and then we have orthocenter. So what will be the centroid coordinates? x1, so let's say we have x and here we have y. Okay, so let's kind of do this here as well. This is basically x and y. So this is an x and y. Okay, so this will be x1 plus x2 plus x3 upon 3, and similarly the y coordinate here. The y coordinate here will be y1 plus y2 plus y3 upon 3. Circumcenter, what we will have for circumcenter here? Circumcenter is basically, centroid is generally denoted by G, circumcenter is generally denoted by O, and orthocenter is generally denoted by H. So what we will have for circumcenter is x1 sine 2a plus x2 sine 2b plus x3 sine 2c upon sine 2a plus sine 2b plus sine 2c. In the same way, here we have y1 sine 2a plus y2 sine 2b plus y3 sine 2c upon sine 2a plus sine 2b plus sine 2c. Okay, so what do we have for orthocenter? What do we have for orthocenter here? Orthocenter will be how much? Orthocenter we just calculated x1 tan A plus x2 tan B plus x3 tan C upon tan A plus tan B plus tan C. Similarly, here we will have y1 tan A plus y2 tan B plus y3 tan C upon tan A plus tan B plus tan C. So this is basically centroid, circumcenter and orthocenter. These are points that we need to keep in mind. Okay, before we jump on to things, okay, so we have to remember this, that let's say H is basically the orthocenter, G is basically the centroid,
and let's say O is basically the circumcenter. So in a triangle, other than an equilateral triangle, we have to remember that H, G, 2 points here. The first point is H, G and O are basically collinear. H, G and O are collinear, and H, G is to G, O is equal to 2:1. H, G is to G, O is equal to 2:1. The other thing that we need to remember here is, let's say if x1, y1, let's say, just one moment here, we will have to switch on to a different screen, just one moment. Okay, so the other point that we need to discuss here is that if let's say the circumcenter, if the circumcenter of a triangle is 0, 0, if the circumcenter of a triangle is 0, 0, then if the circumcenter of a triangle is 0, 0, and let's say x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are the coordinates, so what we will have then what will, if the circumcenter of a triangle is 0, 0, then if the circumcenter of a triangle is 0, 0 and x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are the coordinates, then what will happen? What will be the then the centroid will have coordinates x1 plus x2 plus x3 and y1 plus y2 plus y3. Okay, all right. I'm so sorry, this will be basically the orthocenter. This is the orthocenter. Orthocenter will have coordinates x1, x2, x3 plus y1, y2, y3. So let's look at some problems here. Find the orthocenter. Oh my god, why this screen is flickering now? Okay, so let's look at this problem here. Find the orthocenter of the triangle whose vertices are these. Okay, orthocenter of a triangle. Now before we jump into the formulas and all this part, we need to basically be a little more practical out here. So let's say if we happen to gauge a little here, this will be, let's say, the x and the y axis whose vertices are, so obviously one vertex is 0, 0. What about the other vertex, that is 3, 0. What about the other vertex, that is 0, 4, that is 0, 4. So if we happen to join them, this is the triangle that we will get. Okay, A, B and C. If the orthocenter, now what is basically this type of a triangle? We know that the x and y axes mutually intersect at 90 degree. So this will be a right angled triangle, and every time we have a right angled triangle, the orthocenter of a right angled triangle, will always be the right angle itself. The orthocenter of a right angle triangle will always be the right angle itself. So this is basically the right angle. Okay, so here it will be, find the orthocenter. So therefore the orthocenter here will be 0, 0. Okay, let's move on. Okay, so the circumcenter and centroid of a triangle are 3, 4 and 6, 8 respectively. If one of the vertices of the triangle is 0, 0, what is the type of the triangle? So let's look at this. Okay, so a little bit of knowledge about coordinate system. Okay, so we have one of the vertices is obviously 0, 0. So let's mark it as A, which is 0, 0. We will have 3, 4 somewhere here. So let's say this is 3, 4. So let's say this is the centroid of the triangle, which means G is 3, 4.
and circumcenter. Oh sorry, this will be the circumcenter. So circumcenter is how much? That is O, that is circumcenter of a triangle is 3, 4 and 6, 8. So if you notice, see 4 by 3 will be the slope of AO, and if we happen to plot, let's say G somewhere here, okay, this will be 6, 8. So G is 6, 8. Circumcenter and centroid O and G. What will be the slope of OG? This slope of AO. Slope of AO is 4 by 3. The slope of OG, this will be 8 by 6, that is 4 by 3. Okay, so let's kind of okay, so obviously they will both be collinear. It's very obvious that O and G are collinear. O and G are collinear, circumference and the centroid. Okay, now circumference and if one of the vertices of the triangle is 0, 0, then what is the type of the triangle? So this is basically O, that is circumcenter and centroid, circumcenter and centroid. So circumcenter is basically this OA, then we will have somewhere as OB, and this, let's say this triangle will be like this. So we will have somewhere here as OB, somewhere here as OC. Okay, so these are equal distances. So if we happen to join this will be like a triangle like this. This is how the triangle will look like. Okay, so this is how the triangle will look like. This is OA BC, OABC. If one of the vertices of the triangle is 0, 0, then what is the type of the triangle? What is this type of the triangle? So very, very comfortably we can say that, see, this is the median. So median will do what? Median will basically bisect it. So median, see, obviously centroid will lie in the median, although it doesn't look like a centroid. The centroid will be somewhere here because it is 2:1 ratio. Let's say we place the centroid somewhere here. This is G, 6 and 8. So if we happen to extend this line, obviously this will be the median. So if this is the median, let's say it is meeting at a point D. Okay, meeting at a point. So the median, centroid will lie in the median. If I happen to join A and G, obviously this will be the median which will intersect BC at D. So BD and DC will be equal. Okay, that's as per the definition. Okay, now let's look at O. So OA, OB and OC will be equal, which means what? So this is basically the definition of a circumcenter. Circumcenter is equidistant from all the vertices of the triangle. So here it will be equal, equal and equal. So let's look at these two triangles. Okay, this triangle and this triangle. This and this part is equal, this and this part is equal. Obviously OD is a common side. So these triangles will be congruent. That is, angle BOD will be congruent. Angle BOD will be congruent to triangle COD. Now if they are congruent, obviously this will be 90 and this will be 90 as well. This will be 90 and this will be 90 as well. Okay, so this will be a perpendicular bisector. So therefore AD, which has both O and D lying on it, is perpendicular to BC. Perpendicular bisector of BC, we can say. So perpendicular bisector of BC. Or we can also say that now if we look at these larger triangles which are ABD and ACD, this and this are equal, this is equal, this is 90. So we can also say that triangle ABD is congruent. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. This was by SSS and this is by RHS. This is by RHS. So obviously what will happen is AB will be equal to AC. So therefore we can say that the triangle is isosceles. The triangle is isosceles. What type of triangle is it? It is an isosceles triangle. Any which ways,
the median of a triangle is a perpendicular bisector of the other side in an isosceles triangle. Even if we don't happen to prove this, once we have proved that this is the median, which is basically perpendicular bisector, the median becomes the perpendicular bisector of the other side only in an isosceles triangle. So this will be an isosceles triangle. Okay, let's move on to the other one. Okay, here we have, if the circumcenter of a triangle lies at the origin. So let's say we have O, the coordinates of O are 0, 0, and the centroid is the middle point of the line joining the points. So we can find the centroid as this and this. Okay, centroid is the middle point of the line. So what will be the coordinates of the centroid? x1 plus x2, that is a square plus 1 plus 2a upon 2, midpoint formula, a square plus 1 minus 2a upon 2. So that's going to be how much? This will be a plus 1 square by 2. This will be a minus 1 square by 2. This will be the centroid. Okay, this will be the centroid. Okay, then find the orthocenter. So we know that for any triangle, HG is to GO is equal to 2:1. So let coordinates of H, that is orthocenter be X and Y. Okay, so this is like a line. This is basically like a line which will seem like this. So we have basically H, and we have somewhere here G, and here we have O. So HG is to GO is 2:1, that is 2:1, and here we have O as 0, 0. We have G as a plus 1 square by 2 and a minus 1 square by 2, and H as X and Y. So if we apply the section formula, 2 into 0, what will be the coordinates of H? So this will be basically a plus 1 square by 2 should be equal to 2 into 0 plus 1 into x upon 2 plus 1. So that's going to be how much? That is going to be a plus 1 square by 2 is equal to, this will be x upon 3. So this will be x is equivalent to 3a plus 1 square by 2. 3a plus 1 square by 2. Okay, and similarly y will be equal to 3a minus 1 square by 2. So therefore orthocenter has coordinates 3a plus 1 square by 2 and 3a minus 1 square by 2. Okay, let's move on to the last problem of this session here. Orthocenter and circumcenter of a triangle ABC are this and this. So orthocenter, let's quickly write this here. Orthocenter is written as H. This is how much? AB, and circumcenter, that is O, is written as CD. If the coordinates of the vertex A, so coordinates of vertex A are x1, y1, then the coordinates of the middle point of BC. Okay, so what we have to find out is basically, so this is basically how the triangle would look like. A, B, C, x1, y1. We know that apart from an equilateral triangle, H, G and O are collinear. So here we have H, G and O are collinear. H, G and O are collinear, and HG is to GO is equal to 2:1. So HG, so there it will be somewhere here H, and somewhere we have G, somewhere we have G, and somewhere we will have O. H, G and O, these are collinear. Okay, so H and O, the coordinates are known. This is basically A, B, and we have coordinates x1, y1. O is how much? CD. Okay, O is how much? CD. Find the coordinates of the middle point of BC, which is basically D.
So we will first need to find out the coordinates of G. So G will be how much? So H and O, look at this. So this is getting divided in the ratio of 2:1. So this H and O, so here we have 2:1 ratio. So 2 into C plus 1 into A upon 2 plus 1, and this will be 2 into D plus 1 into B upon 2 plus 1. So that's going to be how much? G will be 2C plus A by 3, 2D plus B by 3. This is basically the coordinates of G. The coordinates of G. Once we have found out the coordinates of G, we know that AG is to GD is 2:1. So we can find out the coordinates of D. Let's say coordinates of D are X and Y. So we can write this as G, the coordinates of G, that is 2C plus A upon 3 will be equal to 2 into X plus x1 upon 3, 1 into x1 upon 3. So that's going to be how much? We have to basically find out the value of this. So this will be 2C plus A upon 3. So this is going to be 3 into 2C plus A, or we can directly cancel this. So this and this gets cancelled here. 2C plus A is equal to 2x plus x1. So 2C plus A minus x1 upon 2 is equal to x. Okay. In the same way, we will have 2A plus B upon 3 will be equal to 2 into y plus y1 upon 3. This gets cancelled. So this will be 2A plus B minus y1, 2A plus B minus y1 will be equal to y, This is the coordinates of x and y. So these are the coordinates of the midpoint of BC. Okay, that would be it for this session here.